हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके 11th एग्जाम में आपको यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में या फाइनल एग्जाम में आएंगे, उस सारे क्वेश्चंस में आपको कराते जाऊंगा। तो आप उसको नोट करते जाइएगा, यही आपके नोट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट। ये डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में भले ना दी गई हो, लेकिन अगर आप जेई, नीट और सीईटी जैसे एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको डेफिनेशन जरूर करना चाहिए। तो क्या है ये? रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सके, जिनको मेजर किया जा सके। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे, आगे जाके बहुत काम देगा। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज को रेफरेंस मान के, पैरामीटर मान करके जिस इकाई को नापा जाता है उन इकाई को हम बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट, मेजर करने के लिए जिस चीज को नापा जाए उसे हम बोलते हैं यूनिट। तो ये क्या होती है? शुड बी इजीली अवेलेबल, मतलब ये जहां भी हो सब जगह अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आज हम इंडिया में, कल हम यूएस चले गए तो वहाँ पे यूनिट चेंज हो गई लेंथ की, मीटर ना हो कि दूसरी कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब जगह अवेलेबल होना चाहिए। उसी तरह इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। मतलब क्या होता है पेरिशेबल का? ये मिटाई ना जा सके, उसको बार बार मिटाना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, अगर एक बार यूनिट मिट गई तो फिर पूरी टेक्स्ट बुक चेंज, सब कुछ हर जगह आपका पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें, बाकी सिंपल है, बस याद रखना है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप 8, 9, 10 में पढ़ चुके, बस एक बार उसको देखना है आपको। पहला है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए हम सेंटीमीटर, छोटे लेंथ को, छोटे डिस्टेंस, जो हम अपना स्केल यूज करते थे ना, रूलर 15 सेंटीमीटर का ज्योमेट्री में, तो कम डिस्टेंस नापने के लिए उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। तो उसकी स्टैंडर्ड क्या होती है? सेंटीमीटर। और उसी से अगर कोई वजन है तो हम उसको ग्राम, जैसे सोने चांदी हम नापते हैं ना, तो ग्राम में या मिलीग्राम में। वैसे ही टाइम के लिए सेकेंड। तो ये सबसे छोटी यूनिट, छोटी चीज़ों को नापने के लिए। अब इससे चीज़ें बड़ी हो जाए, 1 किलो एप्पल हो जाए या 1 किलो चावल हो जाए, ऐसा मेजर करना हो तो उसके लिए हम किलोग्राम का वाटा लेते हैं ना, तो दैट इज किलोग्राम। मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर लंबी डिस्टेंस के लिए, जैसे कि रेसिंग ट्रैक को नापना हुआ तो हम मीटर स्केल यूज करते हैं, ऐसा। फिर उसके बाद एफपीएस। ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ कॉलोनिज्म था, तो वहाँ वहाँ उनकी स्टैंडर्ड सेट हुई, तो उनका जो स्टैंडर्ड है उसे फुट पाउंड सेकंड कहा जाता है। तो फुट मतलब वही मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पाउंड मतलब मेजरमेंट ऑफ मास, और सेकंड मतलब तो टाइम है। तो ये 3 सिस्टम है, अच्छे से आप पढ़ के रखिए। फुल फॉर्म हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट सिस्टम्स ऑफ यूनिट 1 मार्क के लिए, तो तीनों आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब दूसरा, अब यहाँ से जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आपके यूनिट टेस्ट सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी तो रहेंगे और जेई नीट से भी रिलेटेड है। तो चलिए, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी। रट्टा मार के रख लीजिए, क्या होता है? क्वांटिटी वी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ खुद पे ही डिपेंड होती है और किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड ना होके एक खुद अकेले ही डिपेंड होती है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस्ट एग्जांपल मास। अब मास की जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम, है ना। ये तो नहीं लिखते ना किलोग्राम पर सेकंड या किलोग्राम मीटर, ऐसा नहीं लिखते ना, सिर्फ किलोग्राम। तो सिर्फ खुद के लिए ही मेजर की करते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते। तो उन्हीं के नापने के लिए जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। मतलब यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो यूनिट्स यूज टू मेजर वही। तो जैसे कि एग्जांपल मास है, मास का यूनिट क्या था? किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, अच्छे से नोट करिएगा। ऐसा ही यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जो कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका केमिस्ट्री का भी जो पहला चैप्टर है इसी से रिलेटेड ही रहेगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी आएगा ही आएगा। तो जैसे पहला है लेंथ। हम लेंथ नापने के लिए लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, और सिंबल किससे देते हैं? स्मॉल एम से। उसी तरह मास होता है, मास को नापने के लिए क्या होता है? किलोग्राम, और उसकी सिंबल क्या हो जाएगी? स्मॉल केजी। उसी तरह टाइम किससे मेजर करते हैं? टाइम की मेजरमेंट सेकंड से होती है, तो उसको हम स्मॉल एस से देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और जिससे देते किसको? उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं या कैपिटल आई से करते हैं। उसी तरह टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर 8, 9, 10 में हम पढ़ चुके हैं, सेंटीग्रेड। एक्चुअल में केमिस्ट्री में क्या यूज होता है? केल्विन यूज होता है, और के, और फिजिक्स में भी, क्योंकि जो केल्विन टेम्परेचर होता है, सेंटीग्रेड का जो 0 डिग्री होता है, उससे भी नीचे का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इस सिस्टम में।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और स्मॉल एम एल का जगह सिंबल के लिए। तो ये क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? केमिस्ट्री में जब आप कंपोजिशन पढ़ोगे, अभी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ एवोगाड्रो लॉज, ऐसे पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको जरूरत आएगी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की इकाई क्या होती है? मोल, MOLE। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की जो स्प्रेड होने की ताकत है, मतलब कितना प्रकाश दे सकती है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है क्या बोलते हैं उसको? कैंडेला। और देते किससे? सिंबल CD से। तो अच्छे से करके रखिए, केमिस्ट्री में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला है डेराइव क्वांटिटी, इसी का भाई फंडामेंटल का। तो डेराइव क्वांटिटी क्या होगी फिर? जैसे कि फंडामेंटल किसी भी डिपेंड नहीं करती, लेकिन डेराइव क्वांटिटी क्या होती है? एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे मेजर करती है, डिपेंड होती है फॉर देयर मेजरमेंट। तो डेराइव क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी विद अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी विद डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट, उसको हम बोलेंगे डेराइव क्वांटिटी। और उसकी यूनिट को हम क्या बोलेंगे? डेराइव यूनिट बोलेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ डेराइव क्वांटिटी है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे देते हैं? मीटर से देंगे, लेंथ से। अभी हमने यहाँ पे देखा लेंथ मीटर पर सेकेंड टाइम्स, टाइम को किससे देते हैं? सेकेंड से। तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मीटर भी एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है, और सेकेंड भी क्या है? यूनिट है। तो दो एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो गई ना, एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेराइव क्वांटिटी। किसको? वेलोसिटी को। और उसकी यूनिट को क्या बोलेंगे हम? डेराइव यूनिट, ठीक है। तो ये चारों डेफिनेशन और ये टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हम डायमेंशन, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप JEE नीट और CET कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इवन बोर्ड एग्जाम में 12th में भी आपको रहेगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं ना कहीं डायमेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। और आपके अभी इस एग्जाम में तो भर भर के यहीं से आएगा, यही चैप्टर का हार्ट है पूरा। अच्छे से समझिए जो बोल रहा हूँ। अब डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड। फंडामेंटल यूनिट क्या है? LMT, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। इसके पावर में जब नंबर जब चेंजेस हो गए, उससे जो नई क्वांटिटी डेवलप होंगी, उसके फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। किसी भी एक यूनिट को पढ़ने के लिए कि किससे किससे मिल के बना हुआ है, उसी चीज को हम बोलते हैं डायमेंशन। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन होता क्या है। पहला है स्पीड। स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, दोनों की डायमेंशन सेम ही होगी। बस फर्क ये है, स्पीड क्या हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी, और जो आपकी वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस भी तो एक फंडामेंटल यूनिट है, और मतलब क्वांटिटी है, और टाइम भी एक है। तो डिस्टेंस को किससे देते हैं? लेंथ से ना। यहाँ देखो L है लेंथ, तो L1, और टाइम देंगे तो T1। तो ये T1 नीचे है पर टाइम, तो T1 ऊपर लेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। नीचे था +1 था, ऊपर जाएगा तो -1। तो L1 T-1, ये किसका डायमेंशन हो गया? स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी। अब L1 है तो इसलिए पॉजिटिव, इसलिए मीटर। T-1 है, माइनस है मतलब नीचे, तो इसलिए अपॉन सेकेंड। एक ही बार है ना दोनों, ऐसा। अगला है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो, दोनों सेम ही है। देखो इसका डायमेंशन L1 T-1 ही रहेगा, और टाइम का T1। अब ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T-1। पहले से एक और -1 है, तो -1 -2, और m तो है ही नहीं, मास है ही नहीं, इसलिए 0। यूनिट क्या हो जाएगी? L1 है मतलब मीटर, तो मीटर। टाइम -2 है, इसलिए पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसी तरह फोर्स है। फोर्स को क्या फॉर्मूला होता है? हमने पढ़ा 8, 9, 10 में, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा? M1। एक्सेलरेशन क्या होगा? अभी पढ़ा हमने, L1 T-2 कंबाइन कर दो तो M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। यूनिट क्या होगा? न्यूटन। उसी तरह अगला है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन अभी देखा हमने, M1 L1 T-2, एरिया L2। अब L2 ऊपर लेंगे तो क्या होगा? -2 होगा, लेकिन पहले से ही यहाँ 1 है, तो -2 और +1 क्या हो जाएगा? -1। और बाकी M1 और T-2 एज इट इज। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। उसी तरह है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M1 से। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? पढ़ा है ना मेंसुरेशन में, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 3 डायमेंशन मतलब L3। अब L3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, टाइम तो है ही नहीं दोनों जगह, इसलिए टाइम 0। अब ये क्या होगा इसका? M1 पॉजिटिव है, इसलिए किलोग्राम। L -3, माइनस मतलब पर, और L3 मतलब यहाँ पर मीटर 3 हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? और क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमको पता ही है, L1 M1 T-2। डिस्प्लेसमेंट हमको पता ही है, L1। बस ये L1 और ये L1 क्या हो जाएगा? L2। तो L2 M1 T-2। यूनिट क्या होती है? जूल। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन तो अभी निकाला ना हमने, ऐसे रख दिया, और टाइम को T1। ये T1 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस,
तो -1, लेकिन पहले से ही -2 है, तो -1 -2 -3। पावर की यूनिट क्या होती है? वैट। उसी तरह मोमेंटम है, क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास को हमको पता है m1, वेलोसिटी क्या होगा? L1 t-1। अब दोनों क्लब कर दो तो m1 L1 t-1 है ना। L1 प्लस है इसलिए मीटर, m1 प्लस है इसलिए किलोग्राम, t-1 इसलिए पर सेकेंड। ठीक है, ये सारा मैंने फॉर्मूले से बताया, आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, लेकिन फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में भी यूजफुल हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा राइट डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। अगर 1 मार्क के लिए पूछा है, अगर बोला 2 मार्क के लिए, तो आपको ऐसे दिखाओ, फिर रिप्रेजेंट करो। ठीक है, 1 मार्क के लिए कोई भी क्वांटिटी आ रही है उसका डायमेंशन, तो डायरेक्ट आप डायमेंशन लिखो। लेकिन अगर 2 मार्क के लिए आ रहा है तो भाई आप उसको प्रोसेस में दिखाओ, अच्छा रहेगा। ये यूनिट लिखने की जरूरत है, मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि ये ही CET जेईई नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये दो डेफिनेशन, ये टेबल और ये डायमेंशन मस्ट डू। तो ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बाकी का इसके आगे का भी मैं कंटिन्यू कराता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, नोट करिए इसको। तो देखिए अगला है इम्पल्स। इम्पल्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स क्या होगा? L1 m1 t-2, अभी हमने देखा है, और टाइम t1 हो जाएगा। तो यहाँ पे t का 1 है और यहाँ पे कितना है? -2। तो -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1। तो इसलिए आ गया L1 m1 t-2। यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसका मतलब क्या होता है। चार्ज क्या होता है? हम लोग देखा है I = Q/T, मतलब करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसे पढ़ा था ना। तो उसी चार्ज को हम क्या बोलेंगे? करंट इंटू टाइम। करंट को किस चीज से बात बताते हैं? A से, तो A1, और T मतलब T1, तो A1 T1। अब यहाँ से लेके चार्ज से लेके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तक जितनी यूनिट बता रहा हूँ भाई, जेई CET और मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई नीट CET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से याद करिए, सारे क्वेश्चन आए उसमें। तो A1 और T1 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज को हम किससे बोलते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, आगे बहुत काम आने वाला है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन या एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ये डायमेंशन क्या होता है? सेम ही होता है। वर्क डन या एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? सेम होता है। और मोमेंटम और इम्पल्स का भी सेम होता है, ये भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखिए। तो वर्क डन क्या होता है? L2 m1 t-2, अभी हमने देखा था। चार्ज ऊपर ही देखा है, A1 T1। अब क्या होगा? ये T1 है, ऊपर जाएगा तो T-1, लेकिन पहले से ही -2 है, तो -2 और ये -1 कितना हो जाएगा? -3। तो इसलिए T आ गया यहाँ पे -3। A1 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो A-1। किसकी यूनिट? ये किसका डायमेंशन है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। हमने अच्छे से पढ़ा है 10th में, ठीक है ना, ओम्स लॉ। तो वोल्ट, ये उसकी ही डायमेंशन है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? दैट इज V/I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो इसलिए V/I, V अभी निकाला हमने यहाँ पे, ऐसे ही रख दिया। I मतलब करंट, A1 होता है, A1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A-1, लेकिन पहले से ही यहाँ -1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? A-2। ये किसकी हो गई? रेजिस्टेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको पता है हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लास 10th में साइंस 1 में पढ़ा था ना, F = G m1m2/r²। आई होप आपको याद आ होगा। तो कैपिटल G क्या होता था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी G की यूनिट CET में 3 से 4 बार पहले बहुत आ चुका है ये। कैपिटल G यहीं रखूंगा, r² कहाँ जाएगा? ऊपर, तो FR², और नीचे क्या जाएगा? m1 m2। तो हमको कैपिटल G का डायमेंशन चाहिए। फोर्स का डायमेंशन हमको पता ही है, L1 m1 t-2, और इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है? L, तो यहाँ पे r², इसलिए L का स्क्वायर। नीचे m1 इंटू m2 मतलब मासेस, तो इसलिए m1 इंटू 2 मास है, तो इसलिए m का स्क्वायर। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, लेकिन पहले से यहाँ 1 है, तो -2 और +1 क्या हो जाएगा? -1। बाकी L3 एज इट इज हो जाएगा, ये 1 और 2 L3 हो जाएगा, T-2 एज इट इज। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का CET जेईई नीट में आ चुका है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ तक सारे डायमेंशंस है जो इस चैप्टर में है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको यूनिट टेस्ट में भी आएगा और सेमेस्टर में भी आएगा भाई। और फिजिक्स आगे जहाँ तक पढ़ोगे, केमिस्ट्री, वहाँ पे सब मिलने ही वाले हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको सारी डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ से भी 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपको आएगा। अगर सब आ गया पूरा तो 4 मार्क का, इतना बड़ा तो नहीं देंगे, लेकिन 2 से 3 मार्क का कोई भी एक टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। तो इसी जो डायमेंशन हमने पढ़ा है, इसी के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब किस चीज़ के लिए हम इसको यूज करते हैं, पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ये पहला 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है अगर
चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन मतलब क्या, कोई भी आप इक्वेशन, फोर्स इक्वल्स टू एम ए ले लो, वी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ले लो, या आपके काइनेमेटिकल इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन ले लो। पता है ना काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, क्लास 9th में पढ़ा था साइंस 1 में। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी मतलब टाइम। तो ये ऐसे ही क्यू है, क्यू यहाँ पे सिर्फ वी ही है, क्यू यहाँ पे यू प्लस ए टी दो चीज़ आ गई, मिल के क्यू वी बन रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्यू बराबर है था, तो ये क्यू बराबर है डायमेंशन से बराबर, क्योंकि इनके डायमेंशन बराबर है इसलिए इक्वेशंस बराबर है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। मतलब जो v का डायमेंशन है वो u और at के डायमेंशन के बराबर है, इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो हम चेक करते हैं उसी चीज़ को। तो पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि v है। v क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो वेलोसिटी हमने देखा है L1t-1 है ना, हमने प्रूफ किया ना अभी। और उसी तरह राइट हैंड साइड में देखो, ये u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा, L1t-1। अब at, a मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने ये भी निकाला है, L1t-2 था। और टाइम, तो टाइम के लिए क्या, t1। अब ये t1 और ये -2, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो इसलिए आ गया L1t-1। तो यहाँ पर देखिए v की डायमेंशन भी सेम है और at की भी क्या हो गई, सेम हो गई। अब दोनों को हम क्लब कर लेते हैं क्योंकि हमको राइट हैंड साइड चाहिए ना, तो क्लब कर लिया u और at, u का भी डायमेंशन सेम, at का भी डायमेंशन सेम। दो बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है इसलिए मैंने 2 लिख दिया। तो डायमेंशन जब हम स्टडी करते हैं तो जो कांस्टेंट नंबर होते हैं इनको हम इग्नोर करते हैं। इवन पाई की वैल्यू जो चाहे 3.14 हो या एंगल के टर्म में 180 हो, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये नंबर हम इग्नोर कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, L1t-1। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसका भी डायमेंशन सेम है। तो इसका मतलब जो v है और जो u + at है, दोनों के डायमेंशंस क्या है, बराबर है, इसीलिए इनको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। दोनों के डायमेंशन सेम है इसीलिए फॉर्मूला बना है ऐसे। ठीक है, अब सेकेंड है टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, या इसको ऐसे भी आ सकता है, बाय यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस प्रूव इक्वेशन फॉर आइडियल सिंपल पेंडुलम, क्योंकि ये आइडियल सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये L ऊपर ही क्यों है, ये G नीचे ही क्यों है। एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होता है, आपको 12th स्टैंडर्ड में टीचर्स समझाएंगे फिजिक्स में, मैंने अपलोड भी किया एक्चुअली। जब आप 12th में आ जाओगे तो आप देखोगे प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे फॉर्मूला है T = 2π/L/G ऑसिलेशन चैप्टर में। तो ये सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन ऐसा ही क्यों है, ये 2π कॉन्स्टेंट अभी बताया ना आपको, यहाँ 2 है तो ऐसे ही सारे पाई भी कॉन्स्टेंट होते हैं, तो इसका लेना देना नहीं, इसके लेना देना है कि क्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूले में ये L ऊपर आया है और G नीचे आया और क्यू ये स्क्वायर रूट में गया, तो ये हम चेक करने वाले हैं। तो मान लो 2π को हमने लिया k, अब हमको नहीं पता L की क्या पावर है, तो L की पावर कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया L की पावर को a, G की पावर को हमने मान लिया b। अब हम प्रूफ करके लाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। ये फॉर्मूला किसका है, सिंपल पेंडुलम का, आपको 12th में आपको आएगा ये। ठीक है, अब तो हमारा इक्वेशन बन गया, L का पावर a ले लिया, G का पावर b ले लिया कांस्टेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या, टाइम पीरियड t को क्या होता है, t1 a है ना, अकेला टाइम पीरियड है तो t1 ही रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग ले रहे हैं राइट हैंड साइड, तो पहला है LA। ठीक है, L मतलब लेंथ होता है किसका, सिंपल पेंडुलम का धागा होता है। अब उसके पावर को a माना है, तो L अकेला ही था इसलिए L1, पावर को क्या माना है a, तो a × 1 क्या हो जाएगा, LA। L की पावर a है, L का यहाँ पे क्या वैल्यू था, अकेला लेंथ ही था ना, अकेला लेंथ ही है इसलिए हमने क्या माना उसको 1 ही रहता है, तो 1 × a हो जाएगा। अब उसी तरह G की पावर क्या है b, लेकिन G का डायमेंशन हमको पता है, किसका डायमेंशन है, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ G की बात कर रहा हूँ। तो L1t-2 ही होता है, तो ये b का मल्टीप्लाई L1 के साथ भी तो LB हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई -2 के साथ भी तो t-2b हो गया, है ना, t का पावर का -2b हो गया। अब क्योंकि ये दोनों कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में, तो दोनों को क्लब कर लो, क्लब कर लिया, यहाँ पे LA का ले लिया और यहाँ पे G का B ले लिया। तो देखिए L की पावर L, दोनों का बेस सेम है LL, तो बाई इंडाइसिस क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो L की पावर यहाँ A है, L की पावर यहाँ B है, तो क्या हो जाएंगे ऐड, तो L की पावर A + B हो गया। अब यहाँ बाकी G तो है, यहाँ पे T है ही नहीं, यहाँ पे T अकेला है, तो t-2b, मास तो है ही नहीं तो छोड़ दो। तो इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 3। आई होप आपको इक्वेशन 2 और 3 समझ में आया होगा। लेफ्ट हैंड साइड आपका t1 हो गया और राइट हैंड साइड आपका ये हो गया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखा बाई 2 and 3 कंपेयरिंग, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिख दिया मैंने, L है ही नहीं इसमें इसलिए L 0 रखा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड है कंपेयर। तो हमको कंपेयर किससे किससे करना है, L की पावर को L की पावर से, T की पावर को T की पावर के कोएफिशिएंट से,
एल की पावर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0, टी की एल की पावर यहाँ पर क्या है a प्लस बी, इसका मतलब 0 किसके बराबर होगा a प्लस बी, इसलिए a प्लस बी किसके बराबर हो गया 0, इसलिए a किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी, है ना, टेक्निकली यही है। वैसे ही यहाँ पे देखो t की पावर क्या है -2b, यहाँ पे क्या है 1, तो -2b किसके बराबर हो गया 1, तो इसलिए b क्या हो गया -1/2। अब b की वैल्यू -1/2 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ रख दोगे, आ जाएगी ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू -b है और b की वैल्यू क्या है -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, तो a की वैल्यू आ गई +12। अब a की वैल्यू +12 आ गई, b की वैल्यू क्या है -12, इसमें रखो 1 में, t ऐसी रखा, k ऐसी रखा, l की पावर क्या थी a, उसकी वैल्यू कितनी आई हाफ +12, g की पावर क्या ली थी b, कितनी आई -12, देखो यहाँ से -12, तो इसलिए ऐसा आ गया। अब ये हाफ क्या होता है, हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है फिजिक्स में, ठीक है, या साइंस में आप बोल दो। क्यूब रूट क्या होगा 1/3 और स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, तो हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, इसलिए टी रखेंगे, के रखा है इसे कांस्टेंट, एल हाफ है, हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो मैं स्क्वायर रूट में प्लस हाफ है तो इसलिए मैं स्क्वायर रूट में उसको ऊपर लिखूंगा, जो माइनस रहेगा स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट में उसको हम कहाँ लिखेंगे नीचे पर, इसलिए एल ऊपर होता है और जी कहाँ होता है नीचे होता है, क्योंकि ये हाफ हाफ है इसलिए इसको किस में रखते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो आई होप आपको टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम पता चल गया होगा। अगर सिर्फ ऐसे ही अकेले यही प्रूफ करने आ गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क के लिए, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आइडियल सिंपल पेंडुलम, ठीक है, तब 3 मार्क के अकेला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ये सब, पूरा वीडियो जिसने मेरा देख लिया उसका यूनिट टेस्ट में तो पास हो गया वो, समझ लो ऐसा। अब अगला देखो, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम्स। सिस्टम्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, CGS, MKS और FPS, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने ना 8, 9, 10 में देखा था कि 1 न्यूटन भाई कितना होता था 10⁵ डाइन, न्यूटन किसकी यूनिट होती थी CGS की, डाइन न्यूटन किसकी यूनिट होती थी MKS की, और डाइन किसकी यूनिट होती है CGS की। तो ऐसे यहाँ एनर्जी का भी 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। आपके एग्जाम में या तो यूनिट टेस्ट में, सेमिस्टर में या फाइनल में टीचर पूछेगा जरूर कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग प्रूफ करो, या 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन प्रूफ करो। डाइन का दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन सेम ऐसा ही होता है तो वो भी आता है, क्योंकि दोनों मेथड सेम ही है। तो जूल है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो 1 जूल मैंने मान लिया x, मुझे नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया x अर्ग। अब मैं लाऊंगा कि क्यों 10⁻7 ही है, क्योंकि जूल यूनिट एनर्जी की जो SI यूनिट होती है या MKS होती है क्या होती है जूल, और CGS क्या होती है अर्ग। अब मैंने उसका रिलेशन ही हमें पता है 10⁻7, लेकिन कैसे आया वो मैं प्रूफ करूंगा, तो यहाँ पे हमें वही प्रूफ करना, तो मैंने क्या मान लिया x अर्ग। अब मैंने जो एनर्जी की जो MKS वाली यूनिट है SI वाली, सबका L का मैंने लिया L1, M को ले लिया मास को M1 और T को ले लिया टाइम को T1। पावर क्या क्या है, एनर्जी की हो या वर्क डन की हो, पावर सेम ही होती है, L2 M1 T-2, ये डायमेंशन होता है एनर्जी का। तो यहाँ पे हमने लिखा L2 M1 T-2, और सारे SI मतलब MKS के लिए L1 M1 और T1 ले लिया। CGS यूनिट के लिए मैंने क्या लिया, जो कि अर्ग वाली है, CGS के लिए मैंने क्या ले लिया L2 M2 T2, ठीक है, पावर सेम ही रहेगी चाहे CGS में हो चाहे MKS में, डायमेंशन की। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो मैंने जूल के लिए ले लिया पूरी M1 L1 T1, और अर्ग के लिए लिया L2 M2, और पावर सबकी L2 M1 T-2 L2 M1 T-2, किसके बराबर लिया है x के बराबर। तो इसी x की वैल्यू मुझे पता करनी, तो x क्या हो जाएगा, ये CGS मतलब MKS डिवाइडेड बाय यहाँ CGS। तो ये सब कहाँ जाएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड आएंगे डिवाइड में ना, तो L1 के नीचे क्या लिख दूंगा L2, तो L1/L2, M1 के नीचे क्या लिख दूंगा M2, तो M1/M2, T1 के नीचे क्या लिखूंगा T2। अब L M T दोनों की पावर क्या रहेगी, सब सिस्टम में सेम ही रहेगी, इसलिए L की पावर 2, L1/L2 की पावर 2, M1/M2 की पावर 1 और T1/T2 की पावर -2, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब हमको पता है दोनों को अगर इक्वेट करना है तो दोनों के सिस्टम लिखो। L1 किसका है MKS वाला है, तो इसलिए मीटर लिखा, लेंथ की यूनिट। M1 मतलब किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम, किसमें MKS में, टाइम तो दोनों में सेम ही था सेकेंड। L2 मतलब किसकी है CGS, तो इसलिए लिखा सेंटीमीटर। मास का क्या होता है ग्राम, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो सब आ गए। अब दोनों को एक में कर दो, या तो इसको दोनों को मीटर में कर दो, या तो दोनों को सेंटीमीटर कर दो, या तो दोनों को केजी में कर दो, या तो ग्राम में कर दो, या तो दोनों सेकंड में है ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें पता है 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻²। तो इसलिए मैंने 1 मीटर की जगह क्या लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पे केजी का है, तो 10⁻3, 1 kg कितना होता है 10⁻3 ग्राम होता है।
और वैसे ही मतलब 1000 ग्राम ना, तो इसे 10⁻3, नीचे भी ग्राम है, यहाँ पे 100 ग्राम कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, 10⁻2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 10⁻2 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 10⁻3, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो कट कर दो तो 1 ही रहेगा, तो 10⁻2 और 2 2 4, तो 10⁻4 प्लस 10⁻3 तो कितना हो जाएगा 10⁻7, इसलिए x के आ गया 10⁻7, और इसलिए 1 जूल को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x की जगह 10�7, तो इसलिए 1 जूल क्या हो जाएगा 10�7 अर्ग। इसी तरह आई होप आपको समझ में आया। इसी तरह आप 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन भी प्रूफ कर सकते हैं फोर्स के लिए। एग्जाम में या तो ये आला जो मैंने प्रूफ कर दिया, या तो ये, दोनों में से एक आता ही आता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये आपका जितना क्वेश्चन अभी मैंने इस वीडियो में करा दिया है स्टूडेंट्स, अच्छे से आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको नोट कर लो, यही आपका नोट्स हो जाएगा। यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर या फाइनल एग्जाम में यहाँ से गारंटी क्वेश्चन आने वाला है। अभी आपके आने वाले यूनिट टेस्ट एग्जाम जो कि अगले महीना हो सकता है, उसमें अगर इतना पढ़ लिया आप डेफिनेटली अच्छे पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।